हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 18th ऑफ अगस्त 2020। तो गाइस आज है 18 अगस्त 2020 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो गाइस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, उसके बाद आपको इस द हिंदू न्यूज़पेपर की इस हाईलाइटेड न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्लिक करना। नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं। नोट्स यानी कि जितने भी हमारे करंट अफेयर्स होते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में, उनका बैकग्राउंड एनालिसिस, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उनका जितना भी बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट होता है, टर्म्स होती हैं, फैक्ट्स होता है, जितनी भी चीज़ होती हैं वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे आज के न्यूज़पेपर में हमारा सलाइवा टेस्ट के बारे में है कि सलाइवा टेस्ट से ये चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पर ये अच्छी तरीके से चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती हैं, लेकिन सलाइवा टेस्ट के बारे में नहीं बताया क्या है। तो फिर इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में आपको बता दिया जाता है टेलीग्राम पर, उसी के बारे में सारी चीज़ें पोस्ट कर दी जाती हैं, जितना भी हमारा स्टैटिक पोर्शन होता है। तो गाइज टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो फिर गाइज यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा दीपक नीचे -70004 के नाम से मेरा अकाउंट है। इंस्टाग्राम पर आकर आप मुझसे कोई भी अपने प्रॉब्लम्स जो हैं पूछ सकते हैं रिगार्डिंग और यूपीएससी प्रिपरेशन, और आप मुझसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। तो गाइज चलते हैं वापस अपने न्यूज़पेपर के ऊपर। गाइज मैं बता दूं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके जाकर भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे बढ़ने से पहले। तो गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो आते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर, देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल है जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी कॉन्टेक्स्ट टू चार्जेस अगेंस्ट जजेस, यानी कि अब आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट उन कॉन्टेक्स्ट को देखेगा, उन चार्जेस को देखेगा जो कि जजेस के ऊपर लगाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे सिचुएशन क्या बन के आई, प्रशांत भूषण वाले केस वाली, जिसको मैंने कल भी डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस करेंगे उसे। ठीक है, कल जिसने मिस कर दिया है उसको आज भी डिस्कशन होगा, तो आज यहाँ पर ज़रूर देखना। तो जो है उसी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल इतना है नहीं, बट यहाँ पर आप एक आइडिया रख सकते हैं कि स्टडी करेगा जो भी हमारे जजेस के अगेंस्ट चार्जेस करे गए हैं, वो सब यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट जो है इनकी सुनवाई करेगा, इनके यहाँ पर सारी चीज़ें देखेगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है नीट और जेई यहाँ पर पोस्टपोन नहीं होने वाले, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर अफवाही फैल रही थी, या फिर लोग सोच ही रहे थे कि जो एग्ज़ाम है नीट और जेई के वो जो है पोस्टपोन होने वाले हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं है, तो एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। गवर्नमेंट पैनल ने सेट किया है समन फेसबुक ऑफिशियल्स के लिए, जो फेसबुक के ऑफिशियल्स हैं उनके लिए यहाँ पर समन को सेटअप करा गया है। समन क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लें ये क्यों करा गया है। जो एक कमिटी है, कमिटी रिसीव करा है इन्होंने कंप्लेंट कैसे रिसीव करी है, अगेंस्ट हेटफुल कंटेंट। जो फेसबुक है उस पर काफ़ी ज़्यादा हेटफुल कंटेंट है यहाँ पर रन कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर समन चार्ज करा गया है, फेसबुक ऑफिशियल्स को समन दिया गया है। अब समन क्या होता है, चलो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समन के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो एक तो होता है समन्स, ठीक है, MMONS आ जाता है, और एक होता है समन, SUMMON। ओके, दोनों में डिफरेंस है। समन्स क्या हो गया, ये हमारा एक लीगल एक नोटिस हो गया जो कि किसी को दिया जाएगा। मान लो जैसे कि यहाँ पर अभी फेसबुक के ऑफिशियल्स हैं, फेसबुक के कोई पर्सन हो गया जो कि हैंडल वगैरह करता है, ठीक है, अभी यहाँ पर जो सिचुएशन हैंडल करता है, ठीक है, जो उसके ऑफिशियल्स हैं, तो फिर उनके लिए समन दिया गया। तो इनके एक जो है नोटिस जाएगा उनके पास कि वो कोर्ट में अपीयर हों, कोर्ट में आएँ, ठीक है, और डिफेंड करें अपने आप को कि ये यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है, अपने आप को बचाएं। उसके बाद समन क्या होता है, ये तो एस वाला समन्स हो गया। उसके बाद जो समन है एक लीगल है, जो कि ऑर्डर करा जाता है किसी को कि भाई कोर्ट में अपीयर होना है, ठीक है, कोर्ट में आना है, ठीक है, उसे कहा जाता है समन के थ्रू। लेकिन उसको एक लेटर देने के बाद, एक नोटिस देने के बाद, वो नोटिस कौन सा होता है, वो होता है समन्स। ओके, यानी दोनों का इंटरलिंक काफ़ी ज़्यादा। समन कौन होता है, एक पर्सन को यहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है, समन समझ लो एक ऑर्डर होता है, और ऑर्डर किसके थ्रू दिया जाता है, समन्स के द्वारा, जो कि एस होता है। एस वाला क्या होता है, हमारा नोटिस। ठीक है, तो गाइज ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपने वापस न्यूज़पेपर के ऊपर, आगे देखें क्या होता है। हमारे इंपॉर्टेंट पेज नंबर 3 के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आता है ये वाला,
ठीक है, इसमें क्या बताया गया है इस आर्टिकल में, एनजीटी है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने स्टेट से बोला है कि जितनी भी हमारी गंगा की रेजुविनेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए, उसको वापस जो है साफ सुथरी बनाने के लिए ऊपर ध्यान दिया जाए, ना कि उसमें गंदगी फैलाया जाए। अभी आप देखोगे कितना ज़्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड हो रही है पूरी। तो फिर एनजीटी ने कहा ये काम करने को। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इस पूरे आर्टिकल में, एनजीटी, व्हाट इज़ एनजीटी, ये एनजीटी है क्या, तो चलो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो एनजीटी के बारे में जानने को मिलेगा। अब ये जो एनजीटी टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 और 3 में आता है। ठीक है, और यूपीएससी की तरफ से कौन से टॉपिक दिए गए हैं, कंजर्वेशन, ट्रिब्यूनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये यूपीएससी की तरफ से गिवन टॉपिक हैं। और उसके बाद आप देखोगे इसमें एनजीटी हमारा करंट अफेयर का टॉपिक हो गया। तो एनजीटी को डिस्कस करें, ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, एक स्पेशल बॉडी है जो कि सेटअप करी गई अंडर एनजीटी एक्ट 2010। 2010 का एक एक्ट था एनजीटी का, उसके अंडर यहाँ पर इसको जो है एस्टेब्लिश करा गया। उसके बाद आप देखोगे इसका काम क्या है, जितने भी एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज होते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पर हो गया, जितने भी एनवायरमेंटल से दिक्कतें होती हैं उन सबको टैकल करने के लिए हमारी एनजीटी बॉडी काम करती है कि उनको कैसे जो है टैकल आउट करा जाए, उनसे कैसे कंट्रोल करा जाए उन्हें। और तो फिर सीधी सीधी बात हो गई, एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी ये बॉडी काम करती है। उसके बाद जो ये एस्टेब्लिश हुआ करा था इंडिया ने एनजीटी को, ये इंडिया ऐसी थर्ड कंट्री बना था पूरे वर्ल्ड में जिसने ऐसी कोई बॉडी को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था जो कि एनवायरमेंटल के डिस्प्यूट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखती है। ओके, तो फिर ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर पहले देखो थर्ड कंट्री था, तो पहले 2 कंट्री तो होंगी। पहली कौन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद यहाँ पे इंडिया ऐसी थर्ड कंट्री है जिसने ऐसी कोई बॉडी को एस्टेब्लिश किया है। उसके बाद एनजीटी मैंडेट है टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस और अपील विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेम। यानी कि एनजीटी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर किसी को फाइल वगैरह बनानी है, ठीक है, अपील करना है, तो अपील सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में जो है इसमें अपील करी जा सकती है विद इन 6 months। और एनजीटी के जो है आप देखोगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके कुछ ब्रांचेस हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में इसके ब्रांचेस हैं। तो एनजीटी को हमने कवर किया, इंपॉर्टेंट चीज़ है तो बिल्कुल मत भूलना। और गाइस पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक चीज़ भूल गया मैं बताना, कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी 2021 के लिए। यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट है प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन की, वो यूपीएससी ने दे दी है 2021 के लिए। तो उसकी जो वीडियो है मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो गाइस चैनल में जाओगे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो जो भी 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपनी जल्दी से जो प्रिपरेशन है उसे और ज़्यादा बूस्टअप कर दें, उसे स्टार्ट कर दें। जिन्होंने स्टार्ट नहीं करी है वो स्टार्ट कर दें, जो स्टार्ट कर चुके हैं वो और ज़्यादा उसे रैंप अप कर दें, ठीक है, और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा दें। और जितने भी आपको यहाँ पे एनालिसिस वगैरह मिल रहा है, नोट्स वगैरह बनाते रहें आप, ठीक है। हालांकि जो नोट्स वगैरह हैं आपको इतनी दिक्कतें नहीं पड़ेंगी, मैं टेलीग्राम पे जो है वो पोस्ट अप करते रहता हूँ सारे। ओके, तो नाउ चलते हैं पेज नंबर 5 के ऊपर। फिर से एनजीटी के बारे में आया, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, एनजीटी के बारे में हमने कवर कर लिया। नाउ पेज नंबर 6 पे आते हैं, दैट इज एडिटोरियल। एडिटोरियल होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो एडिटोरियल पे देखेंगे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। ये वाला आर्टिकल इंटरेस्टिंग है, तो ये हमारा सलाइवा टेस्ट के बारे में है। नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल है लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में जानेंगे इसमें। उसके बाद ये वाला आर्टिकल जो जम्मू और कश्मीर में नेट रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट से क्या रिप्लाई दिया है अपना, गवर्नमेंट क्या बोला है गवर्नमेंट ने अपना, उसके बारे में देखेंगे, इंटरेस्टिंग है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट जिसे हम डिस्कस करा था, हमने कल भी इसे डिस्कस किया था, क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रशांत भूषण से केस रिलेटेड है पूरा का पूरा। उसके बाद जो ये केरला चीज़ों को टैकल नहीं कर पा रहा है, इतनी सारी सिचुएशन जो है केरला में देखने को मिल रही है, लेकिन वो इन सारी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कैसे कैसे कंट्रोल कर सकता है, इसके बारे में आर्टिकल है। ये सबको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग बेटर टेस्ट से, यानी कि सलाइवा टेस्ट से। अभी बेटर टेस्ट की बात हो रही है, यानी कि इंडिया को भी काफ़ी जल्दी ही क्विकली अडॉप्ट कर लेना चाहिए ऐसा कोई रैपिड टेस्टिंग, ठीक है। रैपिड टेस्टिंग यानी कि जो ये हमारी सेंसिटिव सलाइवा टेस्टिंग है, जो थूक की टेस्टिंग करी जाती है जिसके द्वारा, तो इस टेस्टिंग की ये टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होने वाली है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो इंडिया को भी इसको जो है अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, इंडिया को भी यहाँ पर ये टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में काफ़ी तेज़ी से जो केसेस हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और आप देखोगे जो केसेस में डेथ हैं, डेथ 50,000 क्रॉस कर चुकी है, यानी कि जो मौतें हैं वो कोविड-19 की वो 50,000 क्रॉस अप कर चुकी हैं, यानी कि सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी है। ओके, तो नाउ डिस्कस करते हैं सबसे पहले जो टेस्टिंग है, सलाइवा टेस्टिंग, ये है क्या, व्हाट इज सलाइवा टेस्ट, तो इसको डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम पर इसके बारे में नोट्स पड़े हुए हैं, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट, ये आपका
जीएस प्रीलिम्स और मेंस 2 में आएगा, ठीक है। जीएस 2 में आपके क्या होता है, हेल्थ इशू आता है, एक हेल्थ इशू टॉपिक है, यूपीएससी की तरफ से गिवन है। तो फिर उसमें हमारा क्या आएगा, सलाइवा टेस्ट। अब यहाँ पर देखें तो 16 अगस्त 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कल और परसों के दिन यहाँ पे उन्होंने क्या करा, एक सलाइवा बेस्ड डायग्नोस्टिक्स टेस्ट को लेकर आए, ठीक है, कोविड-19 के लिए। और वो टेस्ट है क्या, इस टेस्ट के बारे में जान लें। तो ये एक इनएक्सपेंसिव यानी चीपर, सस्ता सा टेस्ट है, ज़्यादा पैसा नहीं जाता है इसमें। आपको मैंने कल बताया था $10 में यहाँ पे टेस्टिंग हो जाती है पूरी की पूरी। तो इनएक्सपेंसिव टेस्ट है जो कि डेवलप करा गया है टीम के द्वारा। कौन सी टीम के द्वारा, येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के द्वारा ये बनाया गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा हाई सेंसिटिविटी टेस्ट है, यानी कि ये कहा जा रहा है जो ये टेस्ट है बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट देगा, बिल्कुल सटीक रिपोर्ट देगा काफ़ी हद तक, ठीक है। यहाँ पर कोई जो है फॉल्स रिपोर्ट यानी गलत रिपोर्ट नहीं आ सकती। टेस्ट जो है वो बहुत बिल्कुल सही टेस्टिंग करता है ये। उसके बाद हालांकि जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, कलेक्टिंग और टेस्टिंग सलाइवा सैंपल्स इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, यानी इस पूरी टेस्टिंग में 3 स्टेप होने वाले हैं। आप देखोगे सबसे पहले जो सलाइवा है उसको कलेक्ट करा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जो थूक है उसको पहले कलेक्ट करा जाएगा, उसके बिना टेस्टिंग होगी नहीं। उसके बाद उसका जो प्रोटीनेस है उसको ट्रीट करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसकी जो वायरस डिटेक्शन है, देखा जाएगा कि हाँ बॉडी में वायरस है या नहीं, तो वो भी चीज़ यहाँ पर टेस्ट करी जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे जो हमारा नेसोफायरेंजियल स्वैब था, यानी कि जो अभी हम लोग नोज़ में से लिक्विड लेकर फिर उसकी टेस्टिंग करते थे, आरटीपीसीआर टेस्टिंग में जैसे चलता था हमारा, तो इसकी टेस्टिंग करते थे हम लोग। तो ये काफ़ी बार ऐसा होता था, इसमें फॉल्स रिपोर्ट आ जाती थी, यानी कि कोई अगर पॉजिटिव बंदा है जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट है, अगर उसकी टेस्टिंग करी जाए तो वो उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती थी, तो ऐसा भी हो जाता था। लेकिन जो हमारा ये सलाइवा टेस्ट है इसमें एक्यूरेट रिपोर्ट आती है, बिल्कुल सटीक रिपोर्ट आती है, ऐसा भी यहाँ पर बताया जा रहा है। जो 93% है ये बिल्कुल सेंसिटिव है, बिल्कुल सही रिपोर्ट देगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इंडिया को भी इसको अडॉप्ट करना चाहिए, यही आर्टिकल में कहा जा रहा है। और भी यहाँ पर ये द हिंदू के न्यूज़पेपर में कल हमने इसको डिस्कस किया था, क्या है टेस्टिंग। यहाँ पर डिफरेंट क्या है, जो सलाइवा डायरेक्ट है, ये सलाइवा को इस्तेमाल करा जाएगा डायरेक्ट टेस्टिंग के लिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आप देखोगे डायरेक्ट सलाइवा का इस्तेमाल करा जाएगा टेस्टिंग के लिए। उसके बाद अफोर्डेबल है, बिल्कुल अफोर्डेबल है, $10 में यहाँ पे पूरा का पूरा टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद डेवलप किसने किया है, हमने अभी पढ़ लिया, जो हमारा येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ है। उसके बाद यहाँ पर हाउ आर सैंपल्स कलेक्टेड, सैंपल कैसे कलेक्ट करा जाएगा। सैंपल कोई घर पे आके भी, घर पे बैठे बैठे भी आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप खुद भी कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली चीज़ होने वाली हैं, तो ये टेस्टिंग को इंडिया को भी अडॉप्ट करना चाहिए, और जो कि इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल दिखनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इन द रनिंग ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पर जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है क्या, अब आज के टाइम में देखोगे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्ट्स हैव नॉट बीन इन कॉन्सोनेंस विद सुप्रीम कोर्ट्स 2018 रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कुछ चीज़ें बताई थी रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो आज के टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, जो ये प्रोसेस है लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस तरह से चल रहा है, जो कि तालमेल नहीं मिला पा रहा जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। यानी कि आज के टाइम का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्ट्स हैं वो तालमेल नहीं मिला पा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था 2018 में। ये दोनों मैचअप होके नहीं चल पा रहे हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखें जजमेंट विच रन्स इनटू मोर देन 1000 पेजेस। यहाँ पे जो जजमेंट था 1000 पेजेस से भी ज़्यादा, इन्होंने पूरा का पूरा जो है इसको एनालाइज करा और एलजी के बारे में बताया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बताया। रिमाइंड करता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है व्हाट हिज रियल फंक्शंस आर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें बताई गई। इट टेल्स द स्टेट गवर्नमेंट है इट शुड रिमेंबर दैट दिल्ली इज़ अ स्पेशल कैटेगरी अंडर यूनियन टेरिटरी। ओके, स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जो दिल्ली है वो यहाँ पर एक स्पेशल कैटेगरी में आता है, ठीक है। गाइज मैं आपको ये आर्टिकल थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ऐसा लगेगा कि हाँ दिमाग के ऊपर से जा रहा है, वो इस वजह से क्योंकि पॉलिटी हम लोग पढ़ते नहीं है यार, ठीक है, सभी के सभी पॉलिटी पढ़ते नहीं हैं, तभी यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। कोई बात नहीं, आप पढ़ते पढ़ते यहाँ पर चीज़ें समझने लगोगे। ओके, नाउ पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है, ये एक्चुअली में है क्या चीज़ें। यहाँ पर हम लोग टेलीग्राम पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक सेकेंड गाइज, यहाँ पर आप देखोगे रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, उससे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये वाला एक्ट 239AA, इसे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, 239AA और 239AB। उससे पहले यहाँ पर हम न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें देखें।
आप देखोगे यहाँ पर मेंशन्ड है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। 239AA इसको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। लेफ्टिनेंट गवर्नर से ही ये भी रिलेटेड है सारी चीज़ें, तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यह है क्या, ये जो 69th अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, इन्होंने ऐड करे 2 नए आर्टिकल्स, यानी कि इसमें अमेंडमेंट हुआ 1992 में जो 69th अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, उसमें 2 आर्टिकल नए ऐड हो गए, 239AA और 239AB, ठीक है, जिसमें यहाँ पर अंडर विच द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसमें क्या हुआ, जो यूनियन टेरिटरी हमारी दिल्ली, उसमें उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। अब ये आर्टिकल 239AA ये प्रोवाइड करता है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को शेल नाउ बी कॉल्ड दी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। आप अब सुनते होंगे एनसीटी कहा जाता है दिल्ली को, है ना। एनसीटी क्यों कहा जाता है, ये हमारा 239AA आर्टिकल लेकर आया था इस बात को कि जो दिल्ली है उसको अब क्या कहा जाएगा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और इसके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं शैल बी नोन एज लेफ्टिनेंट गवर्नर, जितने भी उसको एडमिनिस्टर करेंगे, जितने भी यहाँ पे प्रशासनीय होंगे वहाँ के, वो सब क्या कहलाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इट ऑल्सो क्रिएट्स अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर दिल्ली। इन्होंने इसमें क्या हुआ, एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी क्रिएट हुई इसी आर्टिकल में दिल्ली के लिए, जो कि लॉज वगैरह बनाएगी, जो कि सब्जेक्ट कौन सी चीज़ों के ऊपर लॉज बनाएगी, जो कि सब्जेक्ट आते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड जो है लॉज वगैरह बनाएगी, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, इन चीज़ों को छोड़कर अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इनके पास इन चीज़ों के ऊपर हक नहीं रहेगा। पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, इन चीज़ों को यहाँ पर ये लोग नहीं देखेंगे। अब आर्टिकल 239AB, हमने 239AA को डिस्कस करा क्या क्या चीज़ें थी। अब ये AB प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को कि वो ऑर्डर कर सके या फिर सस्पेंड कर सके ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239AA। यानी कि जो आर्टिकल हमारा 239AB है, ये प्रेसिडेंट को एक पावर देता है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं ऑपरेशन को, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उसको रोक भी सकते हैं, ठीक है। और वो एनी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239AA, यहाँ पर 239AB को इसलिए लाया गया था कि 239AA डबल एक में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको रोक सके, और वो हक किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। साथ ही साथ यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर दिल्ली को कि वो कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स इन द असेंबली। ओके, यानी कि ये प्रोवाइड करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के लिए, तो नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली, यहाँ पर 10% से ज़्यादा मेंबर्स नहीं रहने वाले। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल क्या होता है, इसको भी डिस्कस किया। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी यहाँ पे हेड करी जाती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ कहाँ पर होते हैं आपको पता ही होगा, जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि हमारा हो गया जम्मू कश्मीर, जो कि अभी न्यूली यूनियन टेरिटरी बना है नया, है ना। उसके बाद हमारा पुडुचेरी हो गया, और नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली एनसीटी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ये सारी यहाँ पर आप देखोगे तीनों टेरिटरीज में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो कि डेमोक्रेटली इलेक्ट करे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद जो ये स्टेट लेजिस्लेचर वाला क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द यूटी लेजिस्लेचर्स, समझ गए, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो क्रिएशन है, मतलब वारा क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो यूटी लेजिस्लेचर है ये क्रिएट करी जाती हैं अंडर अ लॉ, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 के अंडर में यहाँ पर ये सारे यूटी लेजिस्लेचर्स को क्रिएट करा गया। अब जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है द 1963 एक्ट एज वेल एज द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी, यहाँ पर एक्सपेक्ट करती है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये एक्ट करेगा एज अ ब्रिज बिटवीन लोकल गवर्नमेंट एंड द सेंटर। किस प्रोविजन से बनाया गया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इसका काम क्या रहेगा कि वो एक्ट करेगा, इसका रोल क्या रहेगा, एक एक्ट करेगा ब्रिज की तरह, किसके बीच में, लोकल गवर्नमेंट और सेंटर के बीच में। उसके बाद जो ये एडमिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू प्ले द रोल ऑफ एन अनअम्पायर, यानी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि ये रोल प्ले करेगा, एक अंपायर का रोल प्ले करने वाला है वेन एवर देयर वॉज डिसएग्रीमेंट बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। जब यहाँ पर जो है बीच में इन दोनों के डिसएग्रीमेंट होगा तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक रोल प्ले करेगा अंपायर का, ठीक है, इन दोनों के बीच। ये सारी चीज़ें हो गई लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिलेटेड। अगर आपको यहाँ पर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं इससे रिलेटेड तो एक बार आप रीडअप कर लेना दोबारा, ठीक है, क्योंकि लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक बार रीडअप कर लेना, सारे नोट्स आपके पास ही हैं, ठीक है। और उसके बाद संडे में मेरे को टाइम मिलता है तो मैं पूरा का पूरा लेक्चर इसी के ऊपर बना दूंगा, क्योंकि ये पॉलिटी से चीज़ें रिलेटेड है थोड़ी बहुत। यहाँ पर हम लोग पढ़ते नहीं हैं तो फिर यहाँ पर टिपिकल हो जाती है चीज़,
तो हमें समझने के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। लेटेंट गवर्नर के बारे में जाना, इस आर्टिकल 239A के बारे में जाना, जितनी भी वो सारी चीज़ें बताई गई हैं वहाँ पर, ठीक है, अभी जो पीछे बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें क्या बताई जा रही हैं, जितने भी लेटेंट गवर्नर के एक्ट हैं ये आज के टाइम पर जो है इस तरीके से काम नहीं कर रहे जैसा सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बताया था। अब जो मैंने आपको पहले भी बातें बताई हैं टेलीग्राम पर, वो सारी चीज़ें वो सुप्रीम कोर्ट की 2018 की रूलिंग है, वो जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, इतना ध्यान रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जुडिशियल रेमेडीज फॉर जम्मू एंड कश्मीर नेट रिस्ट्रिक्शंस। जो जम्मू और कश्मीर में नेट रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया था, अभी 2G इंटरनेट था, अभी हालांकि बात करी जा रही है 4G इंटरनेट की, जो 2 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाया जाएगा अभी, लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल लिया जाएगा। अगर पास होता है, कुछ अगर सिचुएशन बुरी नहीं बन के आती है तो फिर तो यहाँ पे लागू करा जाएगा, अदरवाइज जो सिचुएशन ऐसी चलती रहेगी। लेकिन अभी हम बात करें जो यहाँ पे कुछ सिचुएशन क्या बनकर आई है, सुप्रीम कोर्ट को री एग्जामिन करना चाहिए गवर्नमेंट के वीक रीजन क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट ने अभी आप देखोगे क्या रीजन दिया है यार, ठीक है, इसमें बात हो रही है गवर्नमेंट का मेन रीजन क्या है इसको बैन करने के लिए, नेट को जो वहां पर हटा दिया गया है, 4G नेट, 2G नेट तो है वहां पर, लेकिन आप देखोगे जो ये स्लो बिल्कुल यार, 2G नेट है क्या, 2G नेट तो बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा, ठीक है, हर किसी के लिए। तो जितनी भी आप देखोगे पूरी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं इस समय, तो वर्किंग फ्रॉम होम है, टेली कंसल्ट, डॉक्टर्स, इवन वीडियो कॉल्स, ये सब फैमिली के साथ नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है, 2G भी हैं, ठीक है, 2G इंटरनेट से ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब तो इम्पोर्टेंट क्या है आप देखोगे, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री जैसे कि टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर, ये सब लॉसेस यहाँ पर जो है ये सब नुकसान उठा रही हैं आज के टाइम में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है हमारे कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, इन्होंने बताया कि कितना लॉस हो चुका है रीजन की इकॉनमी को, वहाँ के 40,000 करोड़ तक का अभी तक का लॉस हो चुका है, और यहाँ पर अभी ये भी प्रॉब्लम है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो कि पूरा आर्टिकल हमारा जिसके बारे में, वो है हमारा गवर्नमेंट ने क्या रीज़न दिया। गवर्नमेंट फेल टू एक्सप्लेन वाई लेस रिस्ट्रिक्टिव अल्टरनेटिव सच एज परमिटिंग द यूज ऑफ 4G, यानी गवर्नमेंट अभी फेल है, गवर्नमेंट अभी अपना जो है राय नहीं दे पाई है, रिस्पॉन्स नहीं दे पाई है अच्छी तरीके से कि उन्होंने क्यों यहाँ पर जो है 4G नेट को बैन करा। फाइनली जो यहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या बताया कि जो डाउनलोड कर सकते हैं चीज़ों को, ई लर्निंग हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग यानी एप्लीकेशंस हो गए, उसके बाद ई बुक्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हो गई, वेबसाइट्स वगैरह हो गई, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हो गए, ये सब 2G इंटरनेट पे काम कर सकता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये कह दिया सरकार ने कि 2G इंटरनेट पे काम कर सकता है, ये सारी चीज़ें इस वजह से हमने ये लागू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे और क्या चीज़ें बताई गई, जो गवर्नमेंट ने क्या कहा, जो 2G स्पीड है वो सुइटेबल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट जो कम्युनिकेट कर लेते हैं एक दूसरे से या फिर वीडियोस को सर्कुलेट करते हैं इधर से उधर, वो सारी चीज़ें भी रोकी जा सकती हैं ये 2G इंटरनेट को लागू करने के बाद, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कोई यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी बात नहीं हुई और ये कुछ सही बात भी नहीं लगी, तो ये कुछ रीजनेबल बात नहीं हो रही है। इट इज़ डिफिकल्ट टू फैथम हाउ सच अ वीक इनकंसिस्टेंट रीजन कुड हैव बीन द बेसिस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द एंटायर रिल्म ऑफ रिसाइड, यानी कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये कितना ज़्यादा कमज़ोर रीज़न दिया है गवर्नमेंट ने, यहाँ पर कितना ज़्यादा भद्दा रीज़न दिया है, जो कि यहाँ पर 1,25,00,000 लोग हैं, इनको यहाँ पर 4G नेट नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है, और उसके पीछे रीज़न क्या दिया है, वो एक जरा सा यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा जो रीज़न है ये इतना अच्छा नहीं दिया गया है इस पूरे आर्टिकल में, ये है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप निकाल के रख सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला आर्टिकल, व्हाट इज क्रिटिसिज्म एंड व्हाट इज कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में मैंने आपको कल ही बताया है, तो आप अगर कल वाली वीडियो देख सकते हैं तो आप जाकर कल वाला लेक्चर देख सकते हैं, तो आप जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिटेल में इस पूरे आर्टिकल को समझाया है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं, ये क्या हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या हुआ, अब जो ये प्रशांत भूषण है, इन्होंने 2 ट्वीट करे थे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ट्विटर पे 2 ट्वीट कर दिए इन्होंने, जिसमें इन्होंने क्या करा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बॉब्डे साहब हैं हमारे, इनको क्रिटिसाइज कर दिया, बोला कि यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट इनका तोड़ रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। कैसे कि यहाँ पर वो बाइक वगैरह पे बैठे हुए थे, कह रहे हैं मास्क वगैरह नहीं लगाया, ये सारी चीज़ें नहीं करी, तो ऐसे बनाया, ठीक है, एक ट्वीट उसके ऊपर कर दिया। जो दूसरा ट्वीट करा इन्होंने, वो ट्वीट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पिछले 6 साल के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और पिछले 6 साल में जो डेमोक्रेसी है वो यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है, ऐसा कुछ यहाँ पे इन्होंने ट्वीट करा, ठीक है। पिछले 6 साल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वजह से जो डेमोक्रेसी है वो बेकार हो चुकी है, ऐसे कुछ ट्वीट थे।
फिर उसके बाद जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके थ्रू यहाँ पर इनके ऊपर केस जो है वो ठोपा गया। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू आप देखोगे क्या क्या करा गया कि इनको जो है अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया है अपना कि ये दोषी हैं, गिल्टी हैं। इन्होंने जो है जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की मान और मर्यादा के ऊपर उंगली उठाई है। क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या चीज़ बोली जाती है कि कोई भी अगर पर्सन किसी हमारे जो कोर्ट है, कोर्ट की डिग्निटी के ऊपर अगर उंगली उठाता है, कोर्ट की डिग्निटी को अगर उसकी गौरव को जो है क्रिटिसाइज करता है, कहीं पर उसकी उंगली उठाता है उसके ऊपर, तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसा कुछ कहकर यहाँ पर देखा गया। लेकिन जो जब से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि यहाँ पर उन्हें गिल्टी यहाँ पर दोषी साबित कर दिया गया है, तब से ये आर्टिकल आ रहे हैं। आर्टिकल इस बात में आ रहे हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिस्टेक हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सही डिसीजन नहीं लिया है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी आती है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अगर हम इंसान अगर जैसे यहाँ पर प्रशांत भूषण साहब आए, इन्होंने यहाँ पर खुलकर बोला एक चीज़ को, ठीक है, तो फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो हमारे पास राइट है आर्टिकल 19 का, यहाँ पर आर्टिकल 19(1)(a) जो हमारे लिए कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है सारे सिटीजन ऑफ इंडिया को, जितने भी भारतीय नागरिक हैं सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबके पास हक है कि वो अपनी बात रख सकें। तो फिर यहाँ पे इसका वायलेशन हो जाता है, ठीक है, ये एक इशू बनकर आता है। तो इसी के रिगार्डिंग अब सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आपको समझा दिया मैंने, प्रशांत भूषण कौन है ये भी बता दिया, ट्वीट क्या करे वो भी बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना फैसला सुनाया वो भी बता दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाने के बाद क्या बातें आ रही हैं इस आर्टिकल में कि जो आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो क्या हम लोग अपने हक नहीं रख सकते, अपनी बातें नहीं रख सकते हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है। तो फिर ये आया। उसके बाद देखोगे इसका एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम जो विदेश है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन से सीख सकते हैं। ब्रिटेन ने क्या करा है, जो अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसको एबॉलिश कर दिया है। ब्रिटेन ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपना बिल्कुल हटा दिया है, तो हम वहाँ से वो चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये इसी के बारे में आर्टिकल है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर देखोगे, फेलिंग टू राइज अप टू चैलेंजेस। इसमें जो बताया गया है केरला के बारे में, केरला काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आज के टाइम पे फेस कर रहा है, लेकिन तब भी सिचुएशन सुधारने में नहीं आ पा रहा। पेंडेमिक देखोगे बहुत बुरी तरह से जो है कोरोना वायरस वहाँ पे फैल चुका है। उसके बाद जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, अभी आप देखोगे लैंडस्लाइड भी आया वहाँ पर, लैंडस्लाइड के बाद साइक्लोन्स वगैरह भी बहुत आते रहते हैं। अभी इस समय रेनफॉल है, काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही है, जिसकी वजह से सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो उसके लिए सबसे पहले केरला को क्या करना पड़ेगा, केरला को अपनी जो टेस्टिंग है उसको बढ़ानी पड़ेगी। कम से कम 75,000 रोज अगर 75,000 टेस्टिंग कर पाएगा केरला, तभी यहाँ पर सिचुएशन को संभाल सकता है। अदरवाइज जो है ऐसे ही वायरस फैलने वाला है। जो साइक्लोन वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं, करोड्स ऑफ रुपीज़ का यहाँ पे जो है नुकसान हो जाता है, 1000 ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़ का यहाँ पे जो है नुकसान होता है केरला में, और नुकसान हो चुका है। तो इन सबको देखते हुए आप देखोगे यहाँ पे लैंडस्लाइड, रेनफॉल सभी कुछ जो है आया, सिचुएशन इस तरीके से बन जाती है यहाँ पर केरला में कि बन गई है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे केरला जो है अपनी सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहा है। तो आप देखोगे कैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ को यहाँ पे कंट्रोल नहीं करा जा सकता, क्योंकि वो नेचुरली प्रकृति की देन है, उसको कंट्रोल नहीं करा जा सकता। लेकिन कुछ यहाँ पे चीज़ों को टैकल तो करा जा सकता है, यहाँ पे कंट्रोल करा जा सकता है इंसान के लालच को। उसके बाद यहाँ पे जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं उनको तो कंट्रोल करा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है केरला में, ये लाइसेंस दे रखा है इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ इलीगल क्वारीज को, यानी कि जो इलीगल लाइसेंस दे रखे हैं कि वो एनवायरमेंटल वल्नरेबल एरियाज पे काम कर सकें, जो कि एनवायरमेंट के ऊपर, पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, जो वो काम कर सकें, ठीक है। इलीगल लाइसेंस दे रखे हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन देखने को मिल जाती है, नेचुरल कैलेमिटी वगैरह। उसके बाद जो रिस्क प्रोन एरियाज़ हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, जहाँ पर लैंडस्लाइड का रिस्क है, जहाँ बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक पहले से इमीजिएट यहाँ पर एक इंक्वायरी पहुंचा सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। तो इंश्योर कर सकते हैं एकदम से अगर कोई चीज़ हो, क्योंकि तो एकदम अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आने वाली होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमें तो पता चलेगा ना, इतनी साइंटिफिकली यहाँ पे टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको वहाँ से एरिया से हटा सकते हैं। तो ये सारे स्टेप उठाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर केरला ऐसे ही आगे बढ़ने वाला है, ऐसे ही जो है सिचुएशन बनती रहेगी। जो गवर्नमेंट है यहाँ पर फेल है ये काम करने में, फेल है बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या सिचुएशन बनकर आई है। तो केरला को जो है काफ़ी ज़्यादा संभल के चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन है वहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, पेज नंबर 9 के ऊपर आते हैं। आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव क्वेश्चन है, एनएचआरसी के बारे में बताया था, आज आप फिर बताओगे एनएचआरसी के बारे में। और एक और क्वेश्चन है आपके लिए, वो है ईडी।
ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से सब लोग कमेंट करेंगे एनएचआरसी और ईडी के बारे में। ओके, समझ के होंगे क्या क्या कमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे इंडिया और नेपाल के जो डिप्लोमेंट हैं उन्होंने बायलेटरल प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिस्कस किया है, डिस्कशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो कालापानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, जो कालापानी रीजन को जो है नेपाल अपना बता रहा है, नेपाल ने अपने मैप में इंक्लूड करा है, तो इसको ये जो इसको ये वाली बात है, इसको नहीं लिया गया है डिस्कशन में। जो डिस्कशन हुआ है इंडिया नेपाल के बीच में वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को लेकर हुआ है कि बायलेटरल प्रोजेक्ट्स कैसे इंक्रीज हो सकते हैं। ओके, उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट आर्टिकल क्या आता है हमारा, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसने फंड करे हैं, दो कंपनीज को जो है फंड दिया है कि वो यहाँ पर न्यू कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स के लिए यहाँ पर इसको फंड दिया गया है, उसको डेवलप कर सकें। और आप देखोगे यहाँ पर जो वो दो नए डायग्नोस्टिक कौन कौन से हैं, फैटसेंस डायग्नोस्टिक्स और उसके बाद मॉड्यूल इनोवेशंस, यहाँ पर इनके लिए जो है फंड दिया है किसने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ताकि जो रैपिड आरटीपीसीआर है उसको हम रैपिड कर सकें और बढ़ा सकें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, आरटीपीसीआर क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ये है क्या यहाँ पे आरटीपीसीआर, तो इसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये टेस्टिंग है, एक टेस्टिंग इस तरीके से होती है जिसमें आरएनए जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है डीएनए में, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में। तो आप यहाँ पर सिचुएशन देख सकते हो, इस पिक्चर में आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आरटीपीसीआर नोज में से यहाँ पे लिक्विड लिया जाएगा, स्वैब लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी टेस्टिंग होगी। सबसे पहले जो आरएनए वायरल होगा हमारा, जो हम पे वायरस होगा आरएनए में, राइबोन्यूक्लिक एसिड में, ठीक है, उसको लिया जाएगा, उसको सेपरेट करा जाएगा मॉलिक्यूल्स जो उसमें प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट करा जाएगा आरएनए इनटू डीएनए। फिर उसके बाद जो है टेस्टिंग होगी, फिर देखा जाएगा कि यहाँ पर क्या है, पर्सन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं आरटीपीसीआर में। इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए ईडी भी है और एक क्वेश्चन है एनएचआरसी। एनएचआरसी के बारे में बताओगे और ईडी के बारे में सभी लोग कमेंट करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ सभी लोग कमेंट करेंगे, जितना रिवाइज करोगे वो आपके लिए अच्छा है। और अब प्रीलिम्स की डेट आ भी चुकी है, प्रीलिम्स मेंस 2021 की डेट भी आ चुकी है, तो अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद जो न्यूजीलैंड है उसने पोस्टपोन कर दिया अपने पोल, कब तक, यहाँ पर आप देखोगे क्योंकि वायरस जो है वो दोबारा एंटर कर चुका है न्यूजीलैंड में। हालांकि न्यूजीलैंड ने काफ़ी अच्छी तरीके से टैकल आउट करा था वायरस से, लेकिन फिर से एंटर कर चुका है, तो उसके लिए यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया है पोल को, अपने जो इलेक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 15 पे ऊपर भी कोई आर्टिकल, उसके बाद यहाँ पर हमने करा दी एंड। एक आर्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हो, जो म्यूज़िक लेजेंड है हमारे पंडित जसराज जी, इनकी डेथ हो चुकी है, पास अवे हो चुके हैं। तो फिर यहाँ पर हो गया गाइज हमारा पूरा का पूरा न्यूज़पेपर कवर। हमने पूरे न्यूज़पेपर को कवर कर लिया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली द हिंदू एनालिसिस के लिए अर्ली मॉर्निंग में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर गाइज टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, स्टे मोटिवेटेड।